हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट शुरू करने वाले हैं पाइथन के अंदर, जो कि होने वाला है डेटा साइंस। तो जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो डेटा साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस हम यूज़ क्यों करते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रियल लाइफ में हम डेटा साइंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मार्केट में जो कंपनीज हैं वो इसको क्यों यूज़ करती हैं। तो ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो होने वाला है डेटा साइंस। अब तक हमने इस पूरी प्लेस लिस्ट जो हमारी रही है उसमें हमने पांडास, नम्पी, वो सब चीज़ें कवर करी हैं। पाइथन का भी बेसिक्स कवर हो चुका है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है उन सब चीज़ों को सीखने के बाद वो डेटा साइंस ही आता है। देखिए, अच्छा, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डेटा साइंस है ये होता क्या है। देखिए, डेटा साइंस दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि आप देख रहे हो, डेटा एंड साइंस। तो मैं ब्रेक करके आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास आती है वो टैबुलर फॉर्मेट में हो सकती है, मतलब टेबल की फॉर्मेट में, जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं उसमें भी हो सकती है, वो एक्सेल फाइल में भी हो सकती है। और आजकल रिसेंट टाइम में आप देखिए क्लाउड का काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है, तो क्लाउड में भी डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि अमेजोन का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। तो वो आपका डेटा होता है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो टैबुलर फॉर्मेट में हो सकता है वो पर्टिकुलरली किसी फाइल की फॉर्मेट में भी हो। तो ये टैबुलर फॉर्मेट है। उसके बाद जो हमारी एक्सेल फाइल होती हैं, देन हमारी CSV फाइल होती है, एंड देन जो मैंने आपको थर्ड चीज़ बताई, क्लाउड। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जो हमारे बैंक होते हैं, तो बैंक के पास हम सबका डेटा होता है। देखिए, हमारे इंडिया में SBI पॉपुलर है, तो SBI के पास मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का डेटा है, HDFC के पास मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का डेटा है। डेटा से मतलब है जैसे कि मेरा नाम, मेरी लोकेशन, मेरा एड्रेस, मेरा पैन कार्ड नंबर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर, सब कुछ मेरे बैंक के पास है। उसको कहते हैं डेटा। अब दूसरा वर्ड जो कि है साइंस। देखिए, साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है? देखिए, किसी भी डेटा को, तो जो ये सारा डेटा है ये एक इस फॉर्मेट में है कि इसको हर बंदा नहीं समझ सकता। तो आपका एज ए डेवलपर काम क्या है? यहां पे आता है, देखिए, डेवलपर, या फिर आप कह सकते हो एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को डेवलपर को दिया जाएगा, और ये जो डेवलपर है ना, ये इसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेगा, जैसे पाइथन की नम्पी, पांडास, या फिर और जो लैंग्वेजेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सैस वन ऑफ द लैंग्वेज है, SQL भी यूज़ कर सकता है, R लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है। बट इस केस में देखिए हम पाइथन यूज़ करेंगे। तो इस डेटा के ऊपर पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज यूज़ करके उससे कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालना। इनसाइट्स क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस डेटा को देख के हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको पिछले 6 ईयर्स का यहाँ पर डेटा दे दूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक टेबल में दिखेगा, तो आपको ऐसे रोज दिखेंगी बहुत सारी। ओके, तो ये जो हमारा डेटा साइंस का जो पूरा फंडा होता है ना, ये क्या करेगा, उस 6 ईयर्स के डेटा को या तो एक मीनिंगफुल ट्रेंड, ट्रेंड से मेरा मतलब है कि ग्राफ में हमें वैल्यू दे देगा। तो जो ग्राफ होता है वो समझना बहुत ईजी होता है। ग्राफ भी हो सकता है, ग्राफ के मल्टीपल टाइप हैं, पाई चार्ट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे टाइप के जो विजुअलाइजेशन होते हैं उसकी फॉर्म में ये आपको विजुअलाइज करके डेटा दे देगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा विजुअलाइजेशन। किस चीज का विजुअलाइजेशन? जो आपका रॉ डेटा था बेसिकली, उसको यूज करके आपने विजुअलाइजेशन यहां पर कर दिया। अब विजुअलाइजेशन के लिए देखिए बहुत सारे टूल भी यूज होते हैं। पांडास डेफिनेटली हम यूज करते हैं। पांडास एज अ बेस यूज होता है, उसके ऊपर मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये सब लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की जो कि यूज होती हैं। देखिए, सबका अपना अपना फंक्शन है, तो इस कोर्स में हमने मैटप्लॉटलिब, पांडास, वो सब कवर किया हुआ है। अभी आगे जाके हम डेटा साइंस के परस्पेक्टिव से भी वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखिए हमारा था रॉ डेटा। नंबर 2 पे डेवलपर ने उसके ऊपर काम किया या एनालिस्ट ने आपके काम किया और इनसाइट्स निकाल के दी, तो ये विजुअलाइजेशन हुआ जो कि आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब देखिए, विजुअलाइजेशन के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन किस चीज की, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले प्रिडिक्शन होती क्या है? देखिए, किसी चीज के होने से पहले उसका अनुमान लगाना, उसको कहते हैं प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्ट यहां पर कैसे करोगे आप? जब यहां पे आपके पास 6 साल का, और बहुत सारी कंपनीज के पास पिछले 20 साल का डेटा भी होता है। देखिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल का डेटा। तो जो प्रिडिक्शन होती है ना, वो पास्ट डेटा को यूज करके भी की जाती है।
प्रिडिक्शन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मैं समय से पहले ही ये प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दूं कि चलिए एक एग्जांपल ही लेता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारी जो रिटेल चेन है हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस है, जैसे डी मार्ट है या फिर विशाल मेगा मार्ट है। चलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरी पाइपलाइन समझाता हूँ, मतलब ये पूरे स्टेप समझाता हूँ। जैसे हमारे पास डी मार्ट है। अब देखिए डी मार्ट के पास इतनी बड़े बड़े स्टोर हैं, हर जगह पे इनके स्टोर्स हैं। डी मार्ट में बहुत सारा सामान मिलता है, तो बहुत सारे सामान को आप डी मार्ट के परस्पेक्टिव से देखो तो उनके लिए हर सामान एक कैटेगरी है। जैसे कपड़ा एक कैटेगरी हो गया, हमारा रिटेल का सामान जो हम राशन वगैरह लाते हैं वो एक कैटेगरी है, देन टॉयज एक कैटेगरी है। अगर डी मार्ट को ये देखना है कि लेट्स से 2020 से लेके 2024 के सितंबर तक मुझे ये पता करना है कि मेरी कौन सी कैटेगरी का जो सामान है वो सबसे ज्यादा बिका है, तो ये तो बहुत इजी है राइट। इतने सारे डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करोगे पिछले 4 साल के डेटा के ऊपर और आप बता दोगे काउंट वगैरह लेके कि ये प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा बिका है। अब अगर डीमार्ट बोलता है कि हमें इस डेटा को यूज करके ये प्रिडिक्ट करना है कि 2026 के एंड तक हमें कौन सी कैटेगरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब हमारा कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिकता है, तो यहां पे आता है प्रिडिक्शन का गेम। देखिए पास डेटा को यूज करके आप उनको प्रिडिक्ट करके बताओगे कि देखिए ये जो हमारी कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा हमारी हॉट सेलिंग कैटेगरी है, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है। तो हो सकता है 2026 में विद डेटा जो कि आपके पास है उसको बैक करके आप बोलोगे ये बात, ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट आपने कह दिया कि सर ये सबसे ज्यादा चल सकता है। इस डेटा को यूज करके 4 साल के डेटा को आप प्रिडिक्ट करोगे प्रॉपर एक स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम को यूज करके। हो सकता है वो रिग्रेशन हो सकता है वो डिसीजन ट्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन सबको यूज करके आप प्रिडिक्ट करके बताओगे कि देखिए ये कैटेगरी पे हमें फोकस करना चाहिए, ये हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो डेटा है हमारे पास, जो हमारा स्टेप 1 था डेटा साइंस में। दूसरा स्टेप था इनसाइट्स विजुअलाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये जो 4 साल का जो डेटा था आपका, आप इसका इनको एक तरीके से विजुअलाइज करके दोगे। हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी लाइनें जाएंगी इस तरह से, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली लाइन होगी वो सबसे ऊपर जाएगी ऑब्वियसली। बाकी बहुत सारी 50 लाइनें यहाँ पे इसके नीचे रोल करेंगी। हो सकता है ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये टॉय की है, उसके नीचे वाली लाइन है ये क्लोथ्स की है, उसके नीचे वाली लाइन है ये राशन के सामान की है, जो हम लोग यूज करते हैं घर में राशन का सामान। ओके, तो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि देखो टॉय वाली जो लाइन है इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के बताते हैं कि 2026 में हम कितने करोड़ या कितने लाख रुपए के टॉयज बेच देंगे बेस्ड ऑन द पास्ट इंसिडेंट। तो इस चीज को आप कहते हैं डेटा साइंस। तो देखिए सिंपली मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। डेटा साइंस कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है। देखिए एक तरीके से डेटा साइंस एक नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा से सिर्फ इनसाइट्स निकालना। तो ये जो आप इनसाइट्स निकालोगे ना, ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, तो ये आपका डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अब इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली इसके बाद आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे। बहुत माइनर माइनर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, प्रॉपर आप डेटा को साफ करोगे। डेटा में गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए। गार्बेज से मेरा मतलब है रॉन्ग वैल्यू, गलत वैल्यू, कि नाम में किसी का एड्रेस लिखा है या एड्रेस में किसी का फोन नंबर लिखा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, डेटा में अगर मिसिंग है, बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है, लास्ट नेम कैप्चर नहीं है, तो वो भी डेटा को खराब करता है। उसके अलावा लेट्स से आपके पास डेट्स हैं, डेट्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, किसी कहीं पे डेट में पहले मंथ आ रहा है, किसी डेट में पहले ईयर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली करते हो, उसके बाद आप इनसाइट्स निकालते हो। ओके, तो ये हमारा हुआ पूरा डेटा साइंस का पाइपलाइन। ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बात करते हैं, बहुत ही एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल जो कि हर कोई समझ पाए। लेट्स से मेरे पास एक बैंक है, हमारे पास एक बैंक है इंडिया में जो कि है एसबीआई। एसबीआई में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ओके, कस्टमर्स के पास बहुत सारे टाइप के अकाउंट है। देखिए बहुत सारे लोगों ने अपना सेविंग्स अकाउंट खोला हुआ है, राइट। दूसरे बहुत सारे जो ऐसे बिजनेस यूजर होते हैं, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, वो मोस्टली करंट अकाउंट खोलते हैं। ये तीसरे टाइप के लोग दूसरे टाइप के लोग हो गए, सेविंग्स अकाउंट वाले पहले, देन करंट अकाउंट वाले। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास दोनों होंगे। फिर तीसरे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ इनका क्रेडिट कार्ड है, उनके पास अकाउंट नहीं है। चौथे लोग होंगे लेट्स से जिन्होंने एसबीआई से लोन लिया हुआ है। पांचवे लोग होंगे जिन्होंने एसबीआई से लॉकर भी लिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के लोग होंगे। ओके, अब
एसबीआई को 2014 से लेके 2024 मतलब पिछले 10 साल के डेटा को यूज करके ये प्रिडिक्ट करना है कि हमारा जो लोन है, लोन वाला जो हमारा सेगमेंट है, और उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप के लोन है, जैसे कि है आपका पर्सनल लोन, जो आप अपनी पर्सनल नीड के लिए लेते हो, कि आपको घर में कोई शादी है तो आप लोन ले सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है। दूसरा लोन होता है ऑटो लोन, मतलब कि आपने गाड़ी ली है, कार लोन वगैरह, उसको ऑटो लोन कहते हैं। तो अभी इन दो पे ही रहते हैं। तो अगर बैंक को ये जानना है कि जो हमारा कार लोन है, पिछले 10 साल के डेटा को यूज करके आप हमें ये बताइए कि 2025 के शुरू के जो 6 मंथ हैं, इसमें कितने ऐसे बंदे हैं जो कि लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो ईएमआई जो है वो भरना बंद कर देंगे। ये उनका क्वेश्चन है। तो इसको आंसर, अब देखिए सुनने में तो ऐसा लग रहा है आप कैसे बता सकते हो, प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो ये बात, बट ऑब्वियसली ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पास्ट का डेटा आप यूज करोगे, सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली डेटा आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा सोर्स। उसके बाद उसके ऊपर पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म होगा, जो कि इंटरमीडिएट स्टेप है डेटा और इनसाइट्स के बीच का। ईडीए क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, जो ये डेटा है ना, इसको एक्सप्लोरेटरी मतलब एक इस तरह का विजन कि आपको डेटा में कुछ डिस्कवर करना है, कि डेटा में मतलब क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपको हर लेवल पे जाना है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, इस वीडियो में हम इसको पूरा नहीं कवर करेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इसके बाद। अब देखिए सिंपल, आप अभी इतना समझ लो कि ये जो डेटा है ना, डेटा को पूरा प्रॉपरली यूज करने लायक बनाना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है। उसके बाद जब डेटा यूज करने लायक है, हम उस पर कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली ऑपरेशन से मेरा मतलब है अगर हमें कुछ उसमें प्लस माइनस करना है, तो डेटा साइंस में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड प्रॉपर आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने कुछ ऑपरेशन या फिर इसको आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ये देखिए, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। ऑब्वियसली इसके बाद आएगा इनसाइट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, बट मैं फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करूंगा हल्का सा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपने डेटा को सॉर्ट करा है, सॉर्ट मतलब अगर डेटा में जो अमाउंट थे वो ऊपर नीचे थे बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि अमाउंट असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। अगर आपने किसी चीज़ का लेट्स से काउंट लिया है, या आपने कोई न्यू कॉलम कैलकुलेट करा है, न्यू कॉलम, कि जैसे आपने प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके रेवेन्यू निकाला, तो वो उस टाइप की चीजें, कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। ओके, उसके बाद आप बनाते हो इनसाइट्स को यूज करके आप ऑब्वियसली उसका पूरा विजुअलाइजेशन वगैरह तैयार करोगे। ओके, अब इसको बैंक कैसे करेगा? बैंक ने ये 10 साल का डेटा ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए एसबीआई ने, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहां पे डेटा लिया पिछले 10 साल का, उसको क्लीन किया डेटा को, सेकंड स्टेप में ईडीए वगैरह करा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई करनी है कि डेटा को सॉर्ट करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। देन इनसाइट्स निकाली, अब ये लगाएंगे उसके ऊपर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, क्योंकि आपका डेटा प्रॉपरली रेडी है अच्छे से। अब इसके बाद आप यहां पे लगाओगे प्रिडिक्शन या फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी इसको कहते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब ये किस तरह से होती है? इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। देखिए अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना है, अभी हमें खाली स्टेप समझने हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे रिग्रेशन होता है, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है। देन क्लासिफिकेशन होता है, ये हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यहाँ पर आते हैं। क्लासिफिकेशन होता है। देन रैंडम फॉरेस्ट होता है। तो अभी इसको आप बस इतना समझो कि हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस लगाएंगे और हम बैंक को प्रिडिक्टिव एनालिसिस पास्ट ट्रेंड डेटा को यूज करके ये बता देंगे कि हाँ 2025 में इतने बंदे आपके डिफॉल्ट कर सकते हैं लोन में। तो ये सब निकालना पॉसिबल है। देखिए सुनने में थोड़ा, कई बार जो पहली बार ये सब बातें सुन रहे होंगे उनको लगेगा ये टफ है, लेकिन ये सब बैंक करता है। एंड आई हैव बीन पार्ट, बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक का मैं पार्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ईजी है बैंक के लिए करना। हमें भले ही कस्टमर लेवल पे लगता है कि ये टफ है। तो देखिए ये हमने बात करी प्रॉपर डेटा साइंस के बारे में, एंड डेटा साइंस के मैंने आपको रियल एग्जांपल बताए कि डेटा साइंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं, इसको नीचे लेके जाता हूँ, बात करते हैं कि हम इसमें यूज़ क्या क्या करते हैं।
मतलब डेटा साइंस को करने के लिए पाइथन में आपकी क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि मैंडेटरी स्टेप्स क्या क्या हैं, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। बट अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब रिक्वायर्ड क्या है, मतलब हमें जो कि डेटा साइंस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली देखिए, पाइथन के जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो ऑब्वियसली नंबर वन है। ओके, इसको एंटीवायरस को मैं क्लोज करता हूँ। हाँ जी, तो पाइथन इज नंबर वन। पाइथन के कॉन्सेप्ट प्रॉपरली जो हमारे जैसे लूप्स हैं, हमारे डेटा टाइप्स हैं, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद पाइथन के जो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट हैं, आपको लेमडा फंक्शंस किस तरह क्रिएट होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, आपको इनपुट कैसे लेना है यूजर से, आपको आउटपुट कैसे दिखाना है, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आना आपको मैंडेटरी है। ये सब मेरे चैनल पे पढ़ा है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद आपकी आती है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है नमपी, जो कि है न्यूमेरिकल पाइथन। तो वो आपको आना जरूरी है। नमपी के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस वीडियो में चलिए मैं कवर नहीं करूंगा, बट रीजन बीइंग कि आपको ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो नमपी के दो तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है एरे के फ्रंट से, इतना मैं आपको बता देता हूं, एरे और एनडी एरे, क्योंकि जो नंपी लाइब्रेरी है वो एरे को हैंडल करती है, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, एक और लाइब्रेरी है हमारी पांडास, ये तो मस्ट है। देखिए इसके आगे मैं स्टार लगाता हूं, ये मस्ट है। इसके अंदर अगेन दो चीजें होती हैं, जैसे ये बताना जरूरी है, एक है हमारी सीरीज, दूसरा होता है हमारा यहां पर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम और सीरीज क्या है ये भी मेरे चैनल पे प्रॉपरली पढ़ा है। देखिए सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस में जब आपका डेटा होता है कि 1 2 3 4 5, सिंपल अभी इतना ही समझिए। एंड डेटा फ्रेम क्या होता है, जब आपके पास एक प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में डेटा होता है, जहां पे आपके रो कॉलम सबको डिफाइन होता है, तो वो आपका होता है डेटा फ्रेम। तो नमपी का आपको आना बहुत जरूरी है, पाइथन के बेसिक फंक्शंस आपको आने बहुत जरूरी हैं, पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की आपको नॉलेज होना जरूरी है, इंडेक्सिंग की, स्लाइसिंग की, वो सब नॉलेज होना जरूरी है। अदर देन दैट पांडास मस्ट लाइब्रेरी है। और उसके बाद आती है मैटप्लॉटलिब, क्योंकि ये आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपका बेसिकली विजुअलाइजेशन का काम करती है, ग्राफ वगैरह बनाती है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, वो सारी हेल्प करती है। देन एक लाइब्रेरी आती है सीबॉन, तो सीबॉन का आना आपको बहुत मैंडेटरी है। तो ये बेसिकली सारे वो टूल हैं जो कि आपको डेटा साइंस में हेल्प करते हैं। 2024 के अंदर अगर आप ये सब सीखोगे तो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप अच्छे से इनकी नॉलेज ले लेते हो। प्लस एक और चीज़ है, देखिए ये कंप्लीट एक पैकेज है। इसके अलावा गुड टू हैव चीजें मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज गुड टू हैव, कि जो आपके रिज्यूम में अगर आती होंगी आपको, तो वो काफी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए जॉब के टाइम पे। विजुअलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली इनसाइट्स की हम बात कर रहे थे, राइट। तो आपको अगर पावर बीआई, जो कि एक ओपन सोर्स टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, आप यूज कर सकते हो डाउनलोड करके, उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, तो पावर बीआई भी आप सीख सकते हो। पावर बीआई आना बहुत जरूरी है, इट्स अ गुड टू हैव स्किल। रीजन बीइंग कि जब आप पाइथन वगैरह यूज करते हो तो उसका जो विजुअलाइजेशन का एक तरीके से इम्पैक्ट है वो सिंगल ग्राफ वगैरह बनाने में काफी अच्छा है। बट डैशबोर्ड क्या होता है, वो पावर बीआई बहुत अच्छा बनाता है। डैशबोर्ड्स के मामले में पावर बीआई बहुत ही अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि ग्राफ जब आप बहुत सारे एक साथ रख देते हो उसको कहते हैं हम डैशबोर्ड, जो कि पावर बीआई बहुत अच्छा बनाता है। या तो आप सीख सकते हो पावर बीआई, या दूसरा है टैबल्यू। ये दो काफी ज्यादा मार्केट लीडर हैं इन विजुअलाइजेशन। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके सीवी को कहीं ना कहीं बूस्ट करती हैं। तो नंबर वन रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई ये है, नंबर टू ये है, एंड द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एसक्यूएल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां भी डेटाबेस की बात आती है एसक्यूएल हमेशा आ जाती है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कहीं भी आपको डेटाबेस यूज करना है, किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से डेटा निकालना होता है, तो आप एसक्यूएल ही यूज करते हो। एसक्यूएल से ही आपको आउटपुट आता है बेसिकली कि आपको क्या डेटा निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ओके, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट कि हमें डेटा साइंस के लिए क्या क्या आना जरूरी है। और कुछ मैं आपको जेनरिक चीजें बताऊंगा। देखिए आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, पजल सॉल्व करना, थोड़ा जो आपके एक तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं गीक्स फॉर गीक्स पे, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब लॉजिक बिल्डिंग, वो चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए आई थिंक डेटा साइंस के लिए। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है
हर किसी को ये पूरा सुनना चाहिए। आई वुड से प्लीज़ इस लेक्चर को आप और लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है। अब देखिए, इतना सब सीखने का फ़ायदा क्या है? ये सब तभी तो सीखेंगे ना जब इसका कुछ हमें फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगा। तो मैं आपको वो कंपनीज भी बताता हूँ जो कि इसको यूज़ करती हैं, एंड इसमें नाम आएगा सभी कंपनी का, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो। मैं खाली अभी बड़ी कंपनीज आपको बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लेके amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, और भी जो बड़ी से बड़ी कंपनी है आप नाम सोच सकते हो, ऑरेकल हो चाहे अडोब हो, सब यूज करती हैं। उसके बाद इंडिया में देखिए टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, और भी जो आप नाम सोच सकते हो ऑलमोस्ट, एंड स्टार्टअप्स तो पैसा भी बहुत ज़्यादा देते हैं जिनको डेटा साइंस बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं जो हमने डिस्कस करी है ना, तो आप इनमें से किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। इट ओनली नीड, आप लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क और पैशन के साथ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और अगर आप इसको क्रैक कर सकते हो तो आप बड़े से बड़ा पैकेज भी अचीव कर सकते हो। सिंपल मैं तो ये कहूँगा। देखिए, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकते। अगर आप फोकस बनाओगे तो डेफिनेटली सीख सकते हो, बट ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि 6 से 8 महीने का लर्निंग कर्व लेके चलना। ओके, तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपने व्यूज शेयर करिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा थोड़ा मोटिवेटेड रहूं और अच्छा और सिंप्लीफाइड कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, एंड देन आगे बढ़ेंगे नंपी एंड पांडास को किस तरह से डेटा साइंस में इंप्लीमेंट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच।